हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सर लोग बिल्कुल ठीक। चलिए बढ़िया है, ठीक रहिए। हम लोग ने लास्ट टर्न पे शुरू किया था अपना चैप्टर नंबर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि भाई आखिर अगर हमको टैक्स निकालना है तो क्या क्या स्टेप्स में से गुजरना पड़ेगा। तो उसमें थी भाई, पहली स्टेप हमें पर्सन की कैटेगरी पता करनी होगी, देन हमें पता करना होगा उसका रेसिडेंशियल स्टेटस, और फिर उसकी टोटल इनकम निकाल के आखिरी में हम टैक्स निकाल लेंगे। ये हम लोग ने स्टेप्स का नाम सीखा था केवल। और इनको सीखने से पहले मैंने आपसे कहा था कि कुछ और चीजें सीख लेते हैं, जिसमें मैंने आपको सिखाया था प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। तो आपको पता है प्रीवियस ईयर कौन सा होता है, बिल्कुल ठीक, यानी जिस साल की इनकम की बात कर रहे हैं, दिमाग में यही चल रहा था ना। हाँ, प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिस साल की इनकम की बात कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर है। और असेसमेंट ईयर जिस साल में प्रीवियस ईयर की इनकम टैक्सेबल हो रही होती है उसको हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। यानी नॉर्मली प्रीवियस ईयर के जस्ट अगला असेसमेंट ईयर होता है। फॉर एग्जांपल अगर प्रीवियस ईयर किसी का है 2020-21 तो असेसमेंट ईयर हो जाएगा 21-22, राइट। अच्छा, अब देखिए जरा समझिए, आपने कहा कि जिस साल आपने पैसा कमाया, आमतौर पे जस्ट उसके अगले साल उसको एसेस किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है कितना कमाया और उस पर टैक्स वगैरह निकाल के जमा किया जाता है। ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है, ऐसा ही किया जाता है। लेकिन इस प्रोसीजर के कुछ एक्सेप्शन है। मतलब सर, मतलब हम लोग आज की क्लास में सबसे पहले तो यह पढ़ने जा रहे हैं कि ऐसे कौन से 5 केसेस हैं जिनमें जो प्रीवियस ईयर होता है वो ही असेसमेंट ईयर होता है। मतलब सर, मतलब बेटा, अगर किसी का, जो 5 केसेस पढ़ने जा रहे हैं, अगर उनमें से किसी का प्रीवियस ईयर है फॉर एग्जांपल 2020 और 21 यानी 2020-21, तो उसका असेसमेंट ईयर भी 2020-21 होगा, ना कि 21-22। सर ऐसा क्यों? आपने तो बताया था अगला साल असेसमेंट ईयर होता है। हाँ, मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि आमतौर पे अगला साल होता है, लेकिन कुछ केसेस में, कुछ बिल्कुल इत्तू से केसेस में जो प्रीवियस ईयर होता है वो ही असेसमेंट ईयर होता है। मतलब जहां पे असेसिंग ऑफिसर को, असेसिंग ऑफिसर कौन, जो आपकी इनकम को असेस करता है, जहां पे असेसिंग ऑफिसर को यह डर लगता है कि भैया अगर इसकी इनकम पे हमने टैक्स लेने में देरी करी तो बहुत देर ना हो जाए। गाना है ना, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। हाँ भाई जरा समझो, एओ, असेसिंग ऑफिसर को प्यार से हम लोग एओ बोलते हैं। असेसिंग ऑफिसर कौन हुआ? जो आपकी इनकम असेस कर रहा है, डिपार्टमेंट का बंदा होता है, राइट। अब जरा समझिए, अगर एओ को ऐसा लगता है, इन 5 केसेस में भी हम पढ़ेंगे, एओ को अगर ऐसा लगता है कि भाई अगर इसके लिए हमने अगला साल, यानी जिस साल उसने इनकम कमाई उसका जस्ट अगला साल अगर उसके असेसमेंट किया, जो आमतौर पे सबके लिए वो करता है, लेकिन इसके लिए अगर उसको लगता है कि भाई अगर उसका प्रीवियस ईयर 2020-21 है और इसका असेसमेंट ईयर अगर हमने असेसमेंट किया अगर हमने 2021-22 में, तो देर हो जाएगी, वो बंदा फरार हो सकता है या हमको टैक्स ना मिले। तो गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजंस बना रखे हैं जहां पे गवर्नमेंट कह रही है कि इन केसेस में जो प्रीवियस ईयर होगा वही असेसमेंट ईयर होगा। यानी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से गवर्नमेंट को जहां जहां धोखा मिला वहां वहां गवर्नमेंट ने कहा कि भैया यही प्रीवियस ईयर है, यही असेसमेंट ईयर है। तो आइए कुछ ऐसे केसेस पढ़ने जा रहे हैं जिसमें जो प्रीवियस ईयर होगा वही असेसमेंट ईयर होगा। करते हैं, फिर एक आधा क्वेश्चन आपके दिमाग में मैं बताऊंगा कि कैसे एग्जाम में आ सकता है। चलो पढ़ते हैं बहुत ध्यान से, इजी है, राइट। एक्सेप्शन टू द जनरल रूल, कह रहा है जनरल रूल जो आपने ऊपर पढ़ा उसका एक्सेप्शन है। जनरल रूल हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था भाई? ये पढ़ा था कि जो प्रीवियस ईयर होता है उसकी इनकम जस्ट अगले साल जो असेसमेंट ईयर आता है उसमें टैक्सेबल होती है। कह रहे जनरल रूल का एक्सेप्शन पढ़ने जा रहे हैं। हमने कहा मतलब, कह रहा मतलब इनकम, जनरल रूल लिखा है पहले हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में, जनरल रूल जो आमतौर पर सबके लिए लगता है 90% केसेस के लिए, इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्स ड्यूरिंग द फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। हाँ, यही पढ़ा था हम लोग ने, जो प्रीवियस ईयर की इनकम है वो फॉलोइंग असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है। लेकिन ये लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, इन द फॉलोइंग सिचुएशन, कह रहा है इन सिचुएशंस में इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एन एसएससी इज टैक्स्ड इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। कह रहा है इन सिचुएशन में एसएससी की प्रीवियस ईयर की जो इनकम होगी वो उसी प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल कर दी जाएगी। भाई साहब, अच्छा अगले साल का इंतजार नहीं करेंगे? नहीं,
जो प्रीवियस ईयर वही असेसमेंट ईयर। जरा देखते हैं कौन कौन से ऐसे 5 केसेस है। केवल 5 ही है सर? हाँ, केवल 5 है जो आपको दिमाग में रखने, ओनली 5। देखते हैं। सबसे पहला, इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट फ्रॉम शिपिंग। देखो मैंने हाईलाइट भी कर रखा है कि इसमें आप बाद में नॉन रेसिडेंट और शिपिंग को याद रख लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट फ्रॉम शिपिंग, इसका क्या मतलब है थोड़ा समझा देता हूं। शिपिंग बिजनेस समझते हैं ना, शिप वगैरह जिसका बिजनेस है, गुड्स बाहर की कंट्री से यहां लाना, इंडिया लाना, इंडिया की कंट्री से बाहर की कंट्री में ले जाना, शिप के द्वारा, वाटर के द्वारा। अब जरा समझिए, सपोज करिए एक नॉन रेसिडेंट है और उसका शिपिंग बिजनेस है। वो शिप लेके आता है इंडिया, और इंडिया से जो गुड्स वगैरह है वो किसी और कंट्री में ले जाता है, किसी और कंट्री से किसी और कंट्री में ले जाता है। यानी वो विश्व भर में, मान लो दुनिया भर में जहां जहां जगह मिलती है, जहां जहां उसको काम मिलता है, घूमता रहता है मैक्सिमम जगह पे। अब जरा समझिए, सपोज करो वो जो नॉन रेसिडेंट है, जो गुड्स इंडिया से लेके जा वगैरह रहा है, उस पर गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए। भाई उसकी शिपिंग की इनकम हुई ना, फ्रेट लेता है ना, भाड़ा लेता है अपना, वो भी तो लेता है ना, बिल्कुल लेता है। उस पर गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए बेटा। अब जरा समझो, अगर गवर्नमेंट ने उस बंदे से कहा कि ठीक है भाई, आप इस साल आपकी इनकम है, आप परेशान मत होइए, आप जाइए आराम से, हम अगले साल आपसे टैक्स ले लेंगे। अब इस पे पता है गवर्नमेंट को दिक्कत आ जाएगी। अगले साल कहां ढूंढने जाओगे उसको? वो कौन से देश में है, कहां है, किस कोई ठिकाना है उसका? एक तो नॉन रेसिडेंट है, वैसे ही आपकी पकड़ उस पर कम होती है। ढूंढ पाओगे उसको? नहीं ढूंढ पाओगे। ऐसे केस में गवर्नमेंट करती क्या है, इनकम टैक्स ऑफिसर करते क्या है, जो उसका प्रीवियस ईयर होता है वही असेसमेंट ईयर होता है। मतलब उससे टैक्स उसी समय पोर्ट पे, पोर्ट समझते हो ना, कस्टम पोर्ट, पोर्ट पे ही जितना इनकम टैक्स बन रहा होता है उसी समय ले लिया जाता है। तब उसको शिप वहां से, पोर्ट से लीव करने की परमिशन मिलती है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि भैया एक बार ये हाथ से निकल गया तो हाथ नहीं आने वाला, भाग जाएगा। हाँ, इसका मतलब गवर्नमेंट ने सबसे पहला जो क्लॉज आपका टैक्स में है कि भाई जो शिपिंग बिजनेस है, किसका सर, रेसिडेंट का कि नॉन रेसिडेंट का? नॉन रेसिडेंट का। अच्छा सर, रेसिडेंट क्यों नहीं लिखा? बेटा रेसिडेंट व्यक्ति तो नॉर्मली यहीं रहेगा ना, वो कहां पे भाग जाएगा, तो इसलिए नॉन रेसिडेंट से ज्यादा डर था, तो लिखा गवर्नमेंट ने जो नॉन रेसिडेंट का शिपिंग बिजनेस से इनकम है, उसके लिए जो उसका प्रीवियस ईयर होता है वही असेसमेंट ईयर होता है। मतलब अगर उसका प्रीवियस ईयर 1920 है तो बताओ असेसमेंट ईयर 1920। प्रीवियस ईयर अगर 2021 है तो असेसमेंट ईयर भी 2021 हो जाएगा। राइट, पहला समझ में आ गया। चलिए आगे, चलिए सर दूसरा बताइए। दूसरा, इनकम ऑफ ए पर्सन लीविंग इंडिया, हाईलाइट करा हुआ है मैंने, आइदर परमानेंटली और फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। ये अपने मनोज जी है ना, मनोज जी, हाँ बगल में रहते हैं मेरे, आप नहीं जानते हो? अच्छा, मिलवा देंगे। ये मनोज जी क्या करने वाले हैं, ये इंडिया छोड़ रहे हैं, ये जा रहे हैं बाहर, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, या तो हमेशा के लिए जा रहे हैं या बहुत लंबे समय के लिए जा रहे हैं, आएंगे 10-20 साल बाद। अब जरा समझो, मनोज जी इस साल इंडिया छोड़ रहे हैं। अब गवर्नमेंट मनोज जी से कहेगी, डिपार्टमेंट मनोज जी से कहेगा कि मनोज जी, अगर इस साल आपने जो इनकम कमाई उस पर अगर हमने टैक्स टाल दिया कि अगले साल दे देना, तब तक तो आप इंडिया छोड़ रहे हो, तब तक तो आप विजय वाले हो जाओगे। भैया नहीं नहीं, यानी अगर एओ को ऐसा लगता है कि कोई बंदा परमानेंटली इंडिया से बाहर जा रहा है या लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जा रहा है, तो एओ के पास पावर होती है कि वो उसकी इनकम उसी साल एसेस कर सकता है जिस साल उसने कमाई। राइट, ये नॉर्मली जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, सेकंड से लेकर जो भी पढ़ेंगे, इसमें एओ के डिस्क्रिशन पे है, एओ की मर्जी पे है, जहां एओ को ऐसा भाप जाता है, एओ को ऐसा पता चलता है कि ऐसा अगर नहीं लिया, अगर देर कर दी तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। तो दूसरा बड़ा इजी है, क्या है, इनकम ऑफ ए पर्सन लीविंग इंडिया आइदर परमानेंटली और फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। परमानेंटली छोड़ के जा रहा है या लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर वो बंदा छोड़ करके जा रहा है तो। राइट, और इनकम ऑफ बॉडीज फॉर्म फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। जरा समझिए, सपोज करिए मैंने और आपने, हाँ आप ही ने मिल के मान लो सोचा कि एक छोटा सा एक बिजनेस कर लेते। मान लो हमने कहा कि एक कंसाइनमेंट आई हुई है 10,000 कैलकुलेटर की, कोई खरीद नहीं रहा है उसको, है ना, शिप जिसने मंगाई थी वो भाग गया,
हम दोनों एक काम करते हैं, मिलके वो 10,000 कैलकुलेटर खरीद लेते हैं जिसके यहां से आई है और इंडिया में बेच डालेंगे, कमा लेंगे। अब जरा समझो, हम दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया, हमारी जो बॉडी बनी, बॉडी मतलब जो भी हमने जॉइंट वेंचर बनाया, कंसाइनमेंट बनाया, कुछ भी बोल लो, वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए था। हमारा काम जैसे ही खत्म हो जाएगा, आप अपने रास्ते अपना प्रॉफिट लेके, मैं अपने रास्ते, मैं अपनी मौज करूंगा, आप अपनी पार्टी शार्टी करिए। अब ऐसे में गवर्नमेंट कहती है कि भैया 1 मिनट, अपने अपने रास्ते जाने से पहले हमारा हिस्सा हमें देते जाओ, भैया पैसा दो, पैसा टैक्स दो। यानी अगर जो भी बिजनेस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फॉर्म्ड होते हैं, बहुत सारा काम होता है कि 2-3 लोग मिलकर के कोई काम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया 2 लोगों ने, 3 लोगों ने, 4 लोगों ने मिलकर के। अब जरा समझिए, वो रोड मान लीजिए 2 महीने बनकर तैयार हो जाएगी, तो वो बॉडी डिसॉल्व हो जाएगी। बात समझ में आई? तो गवर्नमेंट क्या करती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि उस साल की इनकम, वहां तक की इनकम पे आप हमको अभी टैक्स दे दीजिए, बाद में हम कहां ढूंढेंगे उसमें कौन कौन लोग थे, कौन कौन ने मिलकर के पार्टनरशिप करी थी, क्या हुआ था। तो जो शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, सभी नहीं, शॉर्ट ड्यूरेशन, वो भी एओ को जहां पे लगता है। अभी तक क्या क्या पढ़ा? पहला पढ़ा हम लोगों ने कि वो जो नॉन रेसिडेंट है, शिपिंग बिजनेस कर रहा है, उसके लिए। दूसरा पढ़ा, जो बंदा इंडिया लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए छोड़ के जा रहा है, इंडिया जा रहा है, इंडिया से जा रहा है, कह रहा है बाहर जा रहे हैं हम, यहां कुछ नहीं रखा, हमने कहा जाओ जाओ, तुम्हारे लिए वैसे भी कुछ नहीं रखा। या फिर परमानेंटली जा रहा है, हमने कहा बाय बाय। गवर्नमेंट कह रही उसको रोको 1 मिनट, रोको रोको, टैक्स ले लो, टैक्स ले लो। वो कहेगा अच्छा जाते जाते भी दे के जाए, कह रहा हाँ दे जाओ। तीसरा, जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कोई बॉडी फॉर्म्ड हुई उनके लिए, राइट? 3 ही है? नहीं 5 है भैया, 5। हाँ, चौथा, इनकम ऑफ पर्सन trying to transfer his asset with a view to avoid tax। मान लीजिए एक सज्जन है, उनको पता है कि उनकी टैक्स की लायबिलिटी बनने वाली है, अच्छा खासा टैक्स बनने वाला है, लेकिन वो बड़े कंजूस से हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जितने एसेट्स वगैरह थे, जितने घर जायदाद वगैरह जो थी, वो किसी और के नाम कर दी। किसी और के नाम मतलब अपने रिश्तेदार या किसी के भी नाम कर दी, कि कल को जब गवर्नमेंट हमसे टैक्स मांगेगी तो हम गवर्नमेंट से कह देंगे दे कहां से, हमारे पास तो कुछ अच्छा ही नहीं। भाई खून तो निकाल नहीं लेगी शरीर से, किडनी तो लेके बेच नहीं देगी। यानी जरा समझो, अगर एओ को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति अपने एसेट्स वगैरह ट्रांसफर कर रहा है और इसलिए ट्रांसफर कर रहा है, उसके पीछे उसकी इंटेंशन ये है कि वो टैक्स को अवॉइड कर सके, टैक्स से बच सके, तो एओ देर नहीं करेगा, तुरंत जो उसका प्रीवियस ईयर वही उसका असेसमेंट ईयर बन जाएगा और एओ कहेगा मैं टैक्स दो तुरंत। बात समझ में आ गई? ये सब एओ की डिस्क्रिशन पे है। डिस्क्रिशन मतलब समझते हैं ना, उसकी मर्जी। इनकम ऑफ ए पर्सन ट्राइंग टू ट्रांसफर हिज एसेट्स विद ए व्यू टू अवॉइड टैक्स, राइट? और आखिरी तो बड़ा इजी है, इनकम ऑफ ए डिसकंटिन्यूड बिजनेस। आपका कोई बिजनेस चल रहा था, आपने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, इस साल बंद कर दिया, तो जब बंद कर दिया तो गवर्नमेंट कह रही बंद किया तो इस साल का टैक्स इसी साल दे दो, अगले साल पता नहीं आप कहां हो, कहीं गोवा में बैठ के सन्यासी ना ले लो, तो हमको टैक्स देते चलो। यानी ये सारी बातों में एओ अगर चाहे तो जो प्रीवियस ईयर होगा वही असेसमेंट ईयर होगा। अब जरा समझिए, इस पे क्वेश्चन बनता कैसे है वो समझिए। एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ खेलेगा और हो सकता है आप जल्दबाजी में गलत कर जाए, तो वो ना करें, इसलिए मेरी बात को सुनिए। क्वेश्चन दिया होगा कि मिस्टर एक्स discontinued business on 15th March 2020. What will be the assessment year for the previous year of ending 31st March 20 या for the same date 15 March 20 के लिए assessment year क्या होगा? अब एक आम बच्चा क्या करता है, आम बच्चा कहता है 15 मार्च 20 का मतलब हो गया ये साल शुरू हुआ होगा अप्रैल 19 से और मार्च 31 मार्च 20 यानी 15 मार्च 20 यानी 1920 प्रीवियस ईयर होगा और असेसमेंट ईयर बना देगा 2021 और टिक लगा देगा असेसमेंट ईयर 2021 में। जैसे ही उसने ये कर दिया गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा भाई? उसको प्रीवियस ईयर 1920 था तो उसको असेसमेंट ईयर भी 1920 पे ही टिक लगाना था। समझ में आ गया? क्लियर? ओके सर, याद रखेंगे 5 पॉइंट? ठीक है, चलिए आगे। चलिए सर आगे चलिए। अब बेटा देखो, सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था ना
सबसे 4 स्टेप में सबसे पहली स्टेप क्या थी, पर्सन पता लगाना होता है। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं हमारे इनकम टैक्स में पर्सन की क्या डेफिनेशन है। पहली बात तो पर्सन की जो डेफिनेशन इनकम टैक्स देता है वो इंक्लूसिव डेफिनेशन इनकम टैक्स ने दे रखी है। इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब समझते हो कि जो पॉइंट्स वो बता रहा है वो तो पर्सन है ही है, उसके अलावा भी कोई पर्सन हो सकता है। हालांकि जितने पॉइंट्स उसने बताए हैं उसके अलावा बचता कोई नहीं है, तब भी डिपार्टमेंट कहता है कि भैया डर लगा रहता है कोई ऐसा ना हो कि बच जाए। कवर सब कुछ कर दिया है लेकिन तब भी इंक्लूसिव डेफिनेशन है। और पर्सन की क्या डेफिनेशन है, कौन कौन पर्सन है, आइए देखते हैं। अच्छा भैया हम और आप पर्सन है, आप पर्सन हैं? अच्छा मैं हैं, चलो देखते हैं और पढ़ते हैं पर्सन। सबसे पहले पर्सन में हम लोग आ रहे हैं इंडिविजुअल कौन होता है। इंडिविजुअल नाम जानते हैं, हम और आप इंडिविजुअल हैं। तो लिखा है नेचुरल पर्सन इंक्लूडिंग मेल फीमेल एंड इवन माइनर चाइल्ड, यानी जो भी नेचुरल पर्सन है, भगवान की बनाई हुई देन है, वो सब आपके कौन है, उनको क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल। तो मैं इंडिविजुअल, आप इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल की कैटेगरी में भी एक इंसान इनकम कमा सकता है, तो इंडिविजुअल हो गया। ठीक, और कौन कौन से पर्सन होते हैं इंडिविजुअल, तो समझ में आता है। ये आपने नाम नहीं सुना होगा, सुना है सर, सुन रखा है ना, HUF सुना है ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी हिंदू फैमिली बिजनेस जो है उसको एक नाम दिया गया है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। देखते हैं जरा क्या लिखा हुआ है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं इसमें। Consist of all persons linearly descended from a common ancestor, includes their wife and unmarried daughter। कह रहा है HUF में linearly descendant लोग होते हैं, एक होता है linearly ascendant। ascendant मतलब होता है कि जैसे आप हैं तो आपके पापा, पापा के पापा यानी आपके दादाजी, वो ascendant होता है। descendant मतलब linearly descendant मतलब एक पूर्वज के जो भी नीचे के जो भी आ रहे हैं, यानी मान लो मिस्टर एक्स तो मिस्टर एक्स के बेटे, बेटे के बेटे। ठीक, ये होते हैं लीनियरली डिसेंडेंट। तो कह रहे एक फैमिली जो पूरी आ रही है वो आपकी HUF बनाती है, जिसमें वाइफ्स आएंगी कि नहीं आएंगी, उनकी आएंगी, डॉटर आएंगी कि नहीं आएंगी, कह रहा हाँ अनमैरिड डॉटर आएगी। सर मैरिड डॉटर क्यों नहीं आएगी, वो तो किसी और की HUF का पार्ट बन जाएगी ना, फिर जब मैरिड हो जाएगी तो किसी और की वाइफ बन जाएगी, किसी और की HUF का पार्ट बन जाएगी। अच्छा सर सन नहीं लिखा यहां पे, अरे सन तो आएगा ही आएगा। वाइफ और डॉटर क्लियरिफाई किया गया कि वो भी हैं, तो वाइफ और अनमैरिड डॉटर भी हैं। तो लिखा है कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्सन, कह रहा है सारे पर्सन इसमें है भैया। ठीक है, लीनियरली जो डिसेंडेंट है कहां से, कॉमन एंसेस्टर। कॉमन एंसेस्टर मतलब समझे ना, ऐसा नहीं कि आप है ना पड़ोसी के बच्चे है ना और पड़ोसी के बच्चे, वो वाले नहीं, कॉमन एंसेस्टर की बात हो रही है। इंक्लूड्स देयर वाइफ एंड अनमैरिड डॉटर। कई बार आपके छोटे भाई बहन या आपके इवन बड़े भाई बहन आपको चिढ़ाते होंगे, कहते होंगे ना आपसे कि तुमको तो उठाया गया था, तुमको तो मम्मी उठा के लाई थी, है ना, चिढ़ाने के लिए कहते हैं। अगर वाकई उठा के लाई है, मान लेते हैं किसी दिन ये साबित हो गया कि आप वाकई उठा के लाए गए थे, तो आप उसे HUF का पार्ट हैं कि नहीं, हैं, बिल्कुल हैं। इवन कोई स्ट्रेंजर अगर फैमिली अडॉप्ट कर लेती है तो वो भी HUF का पार्ट होती है। देखिए मैंने बोल्ड भी कर रखा है, ऑल्सो इंक्लूड्स अ स्ट्रेंजर अडॉप्टेड बाय दी फैमिली। अगर फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है किसी स्ट्रेंजर को तो वो भी, ठीक है ना, उठाया हुआ बच्चा भी। अब आप हक से बोल सकते हैं, जब आपका बड़ा भाई बहन आपको छेड़े और आपसे कहे कि तुम तो उठाए गए थे, तो कहते हो हाँ लेकिन हम HUF का पार्ट हैं। ठीक है, 2 स्कूल्स ऑफ HUF, मतलब HUF स्कूल जाती है, नहीं बेटा, ये 2 थॉट्स ऑफ HUF हैं, अलग अलग थॉट्स, अलग अलग तरीके से HUF, जिसमें आपको केवल नाम याद करना है और कुछ इसमें नहीं समझना है। एक मित्राक्षा स्कूल है और एक दया भाग्य। मित्राक्षा स्कूल में क्या है, अप्लाइज कहां होता है, ये दिमाग लगा के जाना, पूरे इंडिया में लगता है, ये स्कूल से बनाई जाती है, एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड असम में नहीं लगता। दया भाग्य स्कूल की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल और असम में दया भाग्य स्कूल लगता है, बाकी में मिताक्षरा स्कूल लगता है। 2 स्कूल, मिताक्षरा एंड दया भाग्य। ये स्कूल मत चले जाना, ये HUF के 2 स्कूल हैं, राइट, 2 थॉट्स हैं। चलिए आगे, HUF समझ में आ गया। कंपनी सुना है कभी, कंपनी सुना है, कंपनी भी हमारे यहाँ पर्सन है। हाँ जी, अभी तक इंडिविजुअल पढ़ा, HUF पढ़ा, आप कंपनी पढ़ने जा रहे हैं। कंपनी बेटा एक होती है डोमेस्टिक कंपनी, एक होती है फॉरेन कंपनी। कौन सी कंपनी की हम बात कर रहे हैं सर, सारी कंपनी हमारे लिए पर्सन है, चाहे वो डोमेस्टिक कंपनी हो चाहे वो फॉरेन कंपनी हो। सर यहां तो आपने एक और भी लिख रखा है, डोमेस्टिक भी लिखा है, फॉरेन भी लिखा है, और अ कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड।
जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है, वो भी पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है। अरे जो ऐसे समझ लो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज वगैरह है, हालांकि इसकी पूरी डेफिनेशन इनकम टैक्स में दी है जो आगे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो भाई अभी के लिए समझ लेते हैं कंपनी, तो आप कंपनी से समझ जाएंगे ना, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड, ये सारी चीजें जो है वो कंपनी है, राइट। फर्म ध्यान से समझते चलना, फिर क्वेश्चन करने को दूंगा। हाँ फर्म, फर्म समझते हो, पार्टनरशिप फर्म, फर्म पार्टनरशिप फर्म, तो फर्म भी हमारे यहां पर्सन है। एक बात और, एलएलपी सुना है आपने, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सुना है ना, सुना है। एलएलपी को भी फर्म की तरह ही एसेस किया जाता है इनकम टैक्स में, यानी मोर और लेस जितने फर्म के ऊपर प्रोविजंस हैं, जो फर्म के ऊपर कानून है इनकम टैक्स के, वो सेम एलएलपी के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो एलएलपी को भी फर्म का दर्जा है ही है इनकम टैक्स में। वैसे आपको पता है कि वैसे नॉर्मली पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है और एलएलपी में क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लेकिन हमारा इनकम टैक्स दोनों को एक नजरिए से देखता है, असेसमेंट के लिए, ठीक है। तो फर्म इट इंक्लूड्स पार्टनरशिप फर्म, चाहे वो रजिस्टर्ड हो ना हो, एंड शैल इंक्लूड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अंडर एलएलपी एक्ट 2008। तो एलएलपी एक्ट में जो, यानी आप इतना याद रखिए, पार्टनरशिप फर्म भी एलएलपी भी, राइट। और कौन से सर, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। आमतौर पे ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन और जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है ये एक ही लिखे हुए हैं, एक ही में है, लेकिन दोनों का मतलब अलग होता है। तो मैंने दो अलग अलग लिख दिए, दोनों का मतलब क्योंकि अलग होता है। अभी तक कौन कौन से पढ़े, पहले उसकी बात कर ले। इंडिविजुअल पढ़ लिया आपने सबसे पहले, एचयूएफ पढ़ लिया, कंपनी पढ़ लिया आपने, फर्म पढ़ ली। अब हम लोग एओपी बीओआई पढ़ने जा रहे हैं। प्यार से इसको एओपी बोलते हैं और बीओआई बोलते हैं। एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। मतलब मैं आपको समझा देता हूं दोनों का मतलब क्या है, बड़ा इजी मतलब है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझते रहिएगा इसका क्या मतलब है। आइए देखते हैं जरा, सुनिए। सपोज करिए कोई इंडिविजुअल ने मिलके, मान लो एक इंडिविजुअल मिल गया मिस्टर एक्स, और एक कंपनी मिल गई एबी लिमिटेड। मिस्टर एक्स और एक कंपनी मिल गई एबी लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर के कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। इन दोनों ने मिलकर मान लो एक बिजनेस कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर के इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया रोड बनवाने का। अभी एग्जांपल दिया था ना रोड का, रोड बनवाने का। अब जरा समझिए, एक मिल गया इंडिविजुअल, एक मिल गई कंपनी। अब इन दोनों को हम क्या दर्जे से देखें, क्या माने, ये क्या है? क्या इनको दोनों को इंडिविजुअल बोल दें एक साथ, दोनों को कंपनी बोल दें, क्या बोल दें? इनको हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोलते हैं। सर एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब होता है जहां दो या दो से ज्यादा पर्सन मिल करके अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो कहलाती है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। दो या दो से ज्यादा पर्सन। देखो, पर्सन की जब हम बात करते हैं तो केवल इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे। इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, ओपी, बीओआई, अभी आप आगे पढ़ेंगे आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, बहुत सारी चीजें आप पढ़ेंगे। हम बात कर रहे हैं दो या दो से ज्यादा पर्सन जब मिल करके कोई काम करते हैं और उन्होंने फर्म नहीं बना रखी। अगर या तो पार्टनरशिप फर्म की तरह काम कर रहे हो तो फर्म बन गया, लेकिन फर्म नहीं बना रखी, दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर काम कर रहे हैं बिना फर्म बनाए, तो उसको हम एओपी बोलते हैं। एसोसिएशन है, ये संगठन है पर्सन का, जिसमें कौन मिल सकता है? कोई भी। एक इंडिविजुअल मिल गया, एक कंपनी मिल गई, या इंडिविजुअल एचयूएफ मिल गया, या एचयूएफ कंपनी मिल गई, कोई भी। दो या दो से ज्यादा पर्सन, या तीन लोग मिल गए, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, या चार मिल गए। जहां पे भी दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर के, पर्सन बोल रहा हूं मैं, इंडिविजुअल नहीं बोल रहा हूं, केवल दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर के कोई काम कर रहे होते हैं बिना पार्टनरशिप फर्म बनाए, उसको हमारा इनकम टैक्स एसेस करता है एज एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सर क्या होता है? ये किसी इंडिविजुअल की बॉडी है? अरे नहीं नहीं नहीं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल, दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल मिलकर के कोई काम कर रहे हैं बिना पार्टनरशिप फर्म बनाए, तो उनको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहा जाता है। दो या दो से ज्यादा कौन मिलकर के बेटा? इंडिविजुअल मिलकर के कोई काम कर रहे हैं बिना पार्टनरशिप फर्म बनाए, तो वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो एओपी क्या था? दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर कोई काम कर रहे हैं बिना फर्म बनाए, तो वो एओपी। मतलब समझ में आ गया? पढ़ के देखते हैं, एक बार पढ़ के देखते हैं, फिर मैंने नीचे डिफरेंस भी बना रखा है, पहले पढ़ते हैं। एओपी, इट मीन्स टू और मोर पर्सन, हाईलाइट करो वर्ड पर्सन,
दो या दो से ज्यादा पर्सन हु ज्वाइन, एक साथ हाथ मिला लिया है, फॉर अ कॉमन पर्पस विथ ए व्यू टू अर्न इनकम। क्यों हाथ मिलाया है? कुछ कमाने के लिए। दो या दो से ज्यादा पर्सन मिल गए। सर कौन हो सकते हैं? इट मे इंक्लूड, ये एग्जाम्पल है और कोई भी हो सकता है। इट मे इंक्लूड इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कंपनीज एक्सेट्रा एज मेंबर्स। एक इंडिविजुअल और एक फर्म मिल गई, एक इंडिविजुअल एक कंपनी मिल गई, या एक फर्म एक कंपनी मिल गई, या इंडिविजुअल फर्म कंपनी मिल गई, या एचयूएफ भी मिल गई। दो या दो से ज्यादा, दो तो कम से कम होनी चाहिए। दो या दो से ज्यादा कौन? इंडिविजुअल की पर्सन। दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलके कोई काम कर रहे हैं। लेकिन फिर से मैं बार बार बोल रहा हूं एक वर्ड और साथ में अपने लिए, आपके लिए भी। दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलके काम कर रहे हैं लेकिन बिना फर्म बनाए। अगर फर्म बना ली तो फर्म है। बिना फर्म बनाए दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर के कोई काम कर रहे हैं तो वो कहलाएगी एओपी। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बताओ दो या दो से ज्यादा कौन? इंडिविजुअल मिलकर के कोई काम कर रहे हो तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। देखते हैं, इसको हम लोग बीओआई भी बोलते हैं, बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इट मींस टू और मोर इंडिविजुअल्स हु कैरी ऑन सम एक्टिविटी फॉर अर्निंग सम इनकम। यानी सब कुछ सेम लिखा है, ऐसे समझ लीजिए, बस यहां इंडिविजुअल लिखा है, दो या दो ज्यादा इंडिविजुअल और इनकम कमाने के लिए साथ में ज्वाइन हो गए। क्या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, सपोज करिए कंपनी और एक इंडिविजुअल मिलकर के कोई काम कर रहे हैं, उसको आप बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि कंपनी और इंडिविजुअल मिल रहे हैं तो वो एओपी बन गई ना। तो क्या लिखा है इंडिविजुअल में, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में? कंपनीज, फर्म्स एक्सेट्रा कैन नॉट बी इट्स मेंबर। तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की मेंबर्स कौन हो सकते हैं? केवल इंडिविजुअल्स, दो या दो ज्यादा इंडिविजुअल। लेकिन अगर फर्म बना रखी है तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नहीं कहलाएगा, पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी। ठीक है, ठीक है सर इनका डिफरेंस भी पढ़ा दीजिए। पढ़ लो बेटा, डिफरेंस भी पढ़ लेते हैं। एओपी बीओआई, एओपी में कॉम्बिनेशन है पर्संस का, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में इंडिविजुअल का कॉम्बिनेशन है। एओपी का एक एग्जांपल है मिस्टर एक्स से एबीसी लिमिटेड, पीक्यूआर कंपनी, पीक्यूएन कंपनी, फर्म है यानी ये ज्वाइन टुगेदर फॉर ए वेंचर। एक वेंचर के लिए इन्होंने ज्वाइन किया तो ये क्या है? एओपी है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड ज्वाइन फॉर ए पर्टिकुलर वेंचर, बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। यहां तक क्लियर? यहीं पे एक और नोट है जो अभी भी समझ लेंगे और बाद में भी मैं आपको बताऊंगा। जो इनकम टैक्स के रेट्स इंडिविजुअल्स के ऊपर लगते हैं, जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, वही प्रोविजंस एओपी और बीओआई दोनों के लिए लगती हैं। वही इनकम टैक्स के रेट उनके लिए भी एप्लीकेबल होते हैं। ये लिखा है इन केस ऑफ एओपी एज वेल एज बीओआई, एओपी हो चाहे बीओआई हो, प्रोविजन रिलेटिंग टू कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, की इनकम कैसे निकलनी है, एंड टैक्सेबिलिटी ऑफ सच इनकम, की इनकम को टैक्सेबल कैसे करना है, ये सेम है। एओपी बीओआई वगैरह के लिए, दोनों के लिए टैक्सेबिलिटी वगैरह के सेम है। और टैक्स रेट अभी मैं आपको जब आगे पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा इंडिविजुअल की तरह ही उनको भी टैक्सेबल कर दिया जाता है। लेकिन इनकम वगैरह निकालने के लिए एओपी बीओआई के ऊपर एज इट इज सेम ही प्रोविजन है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में। क्लियर? ठीक है सर अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा दिया? क्या क्या पढ़ाया? इंडिविजुअल पढ़ाया, एचयूएफ और कंपनी और फर्म और अभी तो पढ़ाया एओपी बीओआई। आमतौर पे एओपी बीओआई को आप एक गिन सकते हैं, टोटल 7 है, ऐसे याद करिए। पर्सन में टोटल 7 हैं, 7 लोग हैं, वो भी इंक्लूसिव डेफिनेशन है, 7 लोग हैं। कौन कौन? इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी। एओपी बीओआई को लोग एक गिनते हैं, मतलब अलग होता है लेकिन गिना एक जाता है। कितने हुए? 5, तो 2 और बचे। चलो 2 और पढ़ लेते हैं। लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। लोकल अथॉरिटी पहले चलते हैं। लोकल अथॉरिटी क्या होती है? लोकल अथॉरिटी नगर निगम, जैसे दिल्ली है तो डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, लखनऊ एलडीए, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, कानपुर, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, केडीए। जो भी नगर निगम है, म्युनिसिपैलिटी है, ये सब लोकल अथॉरिटी के दर्जे में आती हैं। पंचायत सुना है? सर सुना है, गांव वगैरह में पंचायत, ये भी सब लोकल अथॉरिटी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? लोकल अथॉरिटी। आओ पढ़े। इट मींस पंचायत, करते हो ना पंचायत तुम लोग? कितनी बार मना करते पंचायत ना करो, लेकिन करते तो हो। म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कमिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्सेट्रा, ये सब आपके लोकल अथॉरिटी के दायरे में आते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? इंडिविजुअल का मतलब समझ में आ गया होगा। एचयूएफ का मतलब सर आ गया। फर्म का मतलब आ गया था ना? आ गया था। कंपनी का मतलब आ गया था। एओपी बीओआई का मतलब आ गया।
आ गया ना, एओपी बीओआई आ गया। लोकल अथॉरिटी जो आपके म्युनिसिपल अथॉरिटीज वगैरह, नगर निगम वगैरह, और आपके ये क्या कहते हैं, कौन हो गए, पंचायत वगैरह, राइट। ये सब तो समझ में आ गया। अब भैया आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का मतलब समझने से पहले ये समझो कि ये लाया क्यों गया था। सर आर्टिफिशियल पर्सन तो वही कंपनी हो गई, नहीं वो तो अलग है ही, उसके अलावा ये क्यों है वो समझो। सपोज करो मैं आपको टैक्स पढ़ा रहा हूं, अरे सपोज क्या करो, मैं पढ़ा ही रहा हूं, और आप मेरे पास आए कि सर टैक्स पढ़नी है। हमने कहा बेटा पढ़ो। आपने कहा सर फीस। हमने कहा हो कैसी बातें कर रहे हो, मैं फीस नहीं लेता। आपने कहा क्या सर है। आपने कहा सर कब से आ जाए। हमने कहा आ जाओ बेटा, बस कोई दिक्कत नहीं है। आप जाने लग गए। हमने कहा बेटा जाते जाते वो नीचे ना एक हनुमान जी का मंदिर पड़ता है, मेरे यहां ही घर पे नीचे हनुमान जी का मंदिर है, वहां पे मैंने एक दान पेटी रखी हुई है। हमने कहा एक काम करना, वहां पे ना दान पेटी में आप 50,000 रुपए डाल देना। इतनी ज्यादा फीस नहीं लेता, लेकिन मान लो 50,000 रुपए डाल देना। आपने कहा अच्छा। हमने कहा हम नहीं लेते कुछ, हम नहीं, वहां डाल देना। आपने वहां डाल दिया, आप चले गए, मस्ट टैक्स की क्लास पढ़ने लग गए। इनकम टैक्स वालों ने मेरे से टैक्स मांगा। हमने कहा किस बात का टैक्स। हमने कहा हमने कुछ लिया क्या, हम तो कुछ लेते नहीं, ये इनकम किसकी, हमारी थोड़ी ना है, ये इनकम तो हनुमान जी की है, उनसे मांगो टैक्स, हनुमान जी से ले लो टैक्स जाकर के। अब जरा समझो, जब आप वो पैसे डाल के चले जाएंगे तो उसमें से वो दान पेटी का ताला धीमे से खोल के वो पैसे कौन निकाल लेगा। हनुमान जी निकालेंगे क्या, वो तो नहीं निकालेंगे। कौन निकालेगा, मैं निकाल लूंगा ना, वो पैसे तो मैं ले गया। जब टैक्स मांगने की बारी आई तो मैंने कहा भाई मेरे पास नहीं है, मेरी इनकम थोड़ी ना है, मेरे को थोड़ी ना मिला, हनुमान जी को मिला, हनुमान जी से समझो। लोग ऐसा झोलझाल ना करें, इसलिए रेसिड्री कैटेगरी, रेसिड्री मतलब बचा कुचा, डाला गया आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में कि भैया हनुमान जी हो गए आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, उनसे टैक्स लो। अब उनसे कैसे टैक्स लेंगे, उनके केयर टेकर से टैक्स लो। हनुमान जी का केयर टेकर कौन, यहां पे मैं। तो कितनी अजीब बात है ना, भगवान जो है वो दुनिया के केयर टेकर और यहां पे मैं दिखाया जा रहा हूं। तो कह रहे भैया आपसे लेंगे, हाँ टैक्सेबल हम उन्हीं को कर रहे हैं, लेकिन आप भरिए। यानी ध्यान से सुनना, इस दुनिया में जिसका कोई पर्सन में नहीं आता, जिसका कोई नहीं होता, उसका कौन होता है, सर भगवान। हाँ भगवान तो होता था, अब सुनो, जिसका कोई नहीं होता उसका हमारे इनकम टैक्स में आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होता है। यानी आप ऐसे समझिए, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा पर्सन आपको मिला जो ना इंडिविजुअल है, ना एचयूएफ है, ना कंपनी है, ना फर्म है, ना एओपी बीओआई है, ना लोकल अथॉरिटी है, तो वो क्या होगा, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अच्छा ये जो भगवान वगैरह होते हैं, बात करी वैसे, जैसे एक हनुमान जी का मैंने एग्जाम्पल दिया, इसके अलावा जो क्या कहते हैं काफी सारे मंदिर वगैरह होते हैं, मस्जिद वगैरह होते हैं, यहां पे भी तो काफी सारा दान पुण्य आता है। इनको कौन सी कैटेगरी में लेंगे, वैष्णो देवी माता, वैष्णो देवी ट्रस्ट हो गया, ये सब साईं बाबा हो गए, है ना, ये कहां जाएगा, ये सब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में आते हैं, राइट। क्लियर। सर इनसे भी टैक्स लिया जाता है, हाँ लिया जाता है। सर इनसे टैक्स लिया जाता है, अरे नहीं, जो बड़े बड़े ट्रस्ट हैं उनको बाद में एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, एग्जेम्पशन के सेक्शन होते हैं तो उनसे नहीं लिया जाता, लेकिन पर्सन तो है, वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है हमारे इनकम टैक्स की नजरों में। देखते हैं जरा कौन कौन आएंगे। लिखा है दिस इज ए रेसिड्री क्लॉज। रेसिड्री क्लॉज का मतलब बचा कुचा, जिसका कोई नहीं उसका तो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है यारो। इफ द एसएससी is not falling in any of the above categories, ऊपर से किसी में नहीं जा रहा, he is assessed under this clause, इस clause में उसको assess किया जाएगा। Example, God, idols, charitable institutions, universities, etc. ये सब इसी कैटेगरी में आती हैं। क्लियर, पक्का। चलें आगे। सर चलिए, सर 7 हो तो गए, हाँ हो गए ना, हाँ हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, हो गए 7। ऐसे नहीं, नाम बताओ, बताओ, याद हो गए नाम आपको। हाँ सर आप बोलिए, हम आपके पीछे बोलेंगे, चलिए ठीक है। तो मैं कहीं अटकूं तो आप बताइएगा, राइट। एक है इंडिविजुअल, दूसरा मैं भूल गया, बताओ बताओ। सर इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी बीओआई
आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और लोकल अथॉरिटी। सर आपने ऊपर नीचे कर दिया, अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, साथ के साथ याद रखने हैं आपको, मतलब समझ में आने चाहिए। क्लियर? क्लियर। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो सुनो। एग्जाम में आपसे पूछेगा मिस्टर ए इज एन एम्प्लॉय इन एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ मिस्टर ए। 4 ऑप्शन, पहला इंडिविजुअल, दूसरा फर्म, तीसरा एचयूएफ, चौथा कंपनी। बड़ा टफ क्वेश्चन है। मिस्टर ए कौन है आपको बताना है। अरे सर बता देंगे कि एम्प्लॉय है इस कंपनी के, कंपनी है। नहीं नहीं, गलत ना करना बेटा, ऐसे मत करना। कौन है सर? मिस्टर ए है तो भैया इंडिविजुअल है। इसीलिए ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप पहले करेंगे।